नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी परीक्षा आपकी पीटी की 12 फरवरी को ही शेड्यूल्ड है, बिल्कुल उसमें डिले नहीं है, कंफर्म हो चुका है। तो प्लीज़ आपके पास अब टाइम बहुत कम है, रिवीजन पर मैक्सिमम फोकस करिए। उसी क्रम में ये वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि हमारी जो पेड क्विजेस हैं, ठीक है, इससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो प्रैक्टिस का एक बेहतर माध्यम है। उसी क्रम में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि गुरु शिखर पर्वत जो चोटी है कौन से राज्य में अवस्थित है। तो आपने राजस्थान राज्य में देखा होगा, ये हमारी अरावली माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक। तो इसका ही सबसे हाईएस्ट पीक है और ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक जिला है सिरोही, ठीक है, सिरोही में ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी कुल अगर हम एलिवेशन की बात करें ऊंचाई की तो लगभग 1722 मीटर है, ठीक। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। पांचों ऑप्शन हम देखते हुए चलेंगे। और एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में अब जो है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, तो क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करने से पहले उसको एक बार सोचना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। इसमें देखिए, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि हमारी हिमालय की जो रेंजेस हैं, ठीक है, वो पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में वो मोस्टली माउंटेनियस ही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे ये बनिहाल पास आपने सुना होगा, ठीक। तो बनिहाल पास में ही जो है ये आपका जो जवाहर टनल है इसको बनाया गया था अराउंड 1956 में। इसमें जो कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को, ठीक। तो ये जो हमारी हिमालय की रेंज है ये कौन सी है, पीर पांजाल श्रेणी है, ठीक है। चाहे तो इसको मैप में एक बार लोकेट कर लीजिएगा। अब देखें कि अराकानयोमा जो है हिमालय का विस्तार है और कहाँ पे स्थित है। तो अब चूंकि आप इंडिया का जैसे मैप देखते हैं, मान लीजिए ये है मैप कुछ, तो यहाँ जम्मू कश्मीर, इधर नॉर्थ ईस्टर्न का हमारा पार्ट हो गया, तो नीचे क्या है, म्यांमार है। तो यही हिमालय की जो रेंजेस एक्सटेंशन है, इसको अराकानयोमा या फिर पेगू योमा जो है, ये सब माउंटेन्स इसमें स्थित है, कहाँ, म्यांमार में, ठीक। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यानी कि ऐसे शहर जिनके कह लीजिए वहां से कोई ना कोई नदी पास होती है। तो अगर हम देखें, अहमदाबाद जो गुजरात में है, यहाँ पे साबरमती रिवर है, ठीक है। भोपाल में कोई रिवर नहीं है, ठीक है, ये हमारा आउट हो जाएगा, ये किसी नदी के तट पे स्थित नहीं है। कटक ओडिशा में जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो महानदी और ये कठाजोड़ी करके एक नदी है, ये पास होती हैं। और गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ पे राप्ती नदी है एसोसिएटेड, ठीक। तो भोपाल को छोड़ करके बाकी 3 बसे हुए हैं, तो हम इसमें ई विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आप भारत का ऐसा मैप देखते हैं तो ये हमारा पूरा वेस्टर्न कोस्ट है ऊपर से नीचे तक। तो दमन जो आइलैंड है आप यहाँ पे देखेंगे गुजरात के साउदर्न टिप पे है ना, ये आपको मिल जाएगा। जंजीरा जो है, ठीक है, ये भी यहीं पे महाराष्ट्र का पार्ट है। कराईकल जो है ये देखेंगे पुदुचेरी का पार्ट है, तो ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे ही है। रत्नागिरी भी महाराष्ट्र का ही रीजन है, तो सारे वेस्टर्न कोस्ट पे ही तो है। ई विकल्प को चुन लीजिए। अगला है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो देखेंगे आप, अब यहाँ पे जैसे हमने मैप अभी देखा, तो ये साउदर्न पॉइंट यहाँ पे जो है मेन लैंड का, ठीक है। इधर आप जो अंडमान निकोबार में देखते हैं सबसे साउदर्न पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट है, परंतु जो यहाँ इधर इस मेन लैंड का है ये आपका रामेश्वरम है, जो कि किस राज्य का हिस्सा है, तमिलनाडु का। इसमें देखिए, शिलप्पा दिकारम एक जो है, एक प्रकार का बेसिकली ये अराउंड जो है 5th से लेकर के 6th सेंचुरी AD के टाइम पीरियड में एक प्रकार की पोएम लिखी गई तमिल लैंग्वेज में, ठीक। तो उसी का पूछ रहे हैं कि लेखक कौन है। तो यहाँ पे ये इलंगो अडिगल इनका नाम था। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 सितंबर को। तो विकल्प हम डी को चुनेंगे। 2022 की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, अगर हम थीम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरी ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐसे पूरा बड़ा सा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक।
पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबद्ध है? तो भारत में देखेंगे अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए या उसके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए अलग अलग समितियों को स्थापित किया गया, जिसमें से अशोक मेहता कमेटी भी है, LM सिंघवी कमेटी है, BR मेहता समिति भी पंचायत से संबद्ध है। संथानम कमेटी जो है इसका संबंध ये स्पेशली करप्शन को जो है एक तरीके से टैकल करने के लिए उसके संबंध में रिकमेंडेशन देने के लिए बनाया गया था, जिसकी रिकमेंडेशन पे जो आप ये देखते हैं ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये पंचायत से संबंधित नहीं है, बाकी की 3 ऊपर की हैं, तो ई विकल्प को चुनेंगे। अब देखें संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो आपको पता है 73वें संशोधन के माध्यम से 1992 में हमारा एक नया भाग जोड़ा गया 9th कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक प्रावधान दिए गए पंचायत के संबंध में, और इसी से संबंधित और प्रावधान ऐड किए गए एक नई अनुसूची के तहत ये 11th शेड्यूल जो है इसमें ये त्रिस्तरीय पंचायत अभी हमने बताया कि जो है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और इसके संबंध में प्रावधान किस भाग में ऐड किए गए? 9th में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZJ इसके अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं इनको स्टैब्लिश करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 97th है ना, वर्ष 2011 में, जिसके माध्यम से पार्ट 9th B इसको भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक के प्रावधान ऐसे अलग अलग अनुच्छेदों में दिए गए। तो उसी क्रम में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो 243ZJ है उसमें ये बताया गया कि कोई भी मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश की जाती है तो उसमें जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनकी संख्या 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ए विकल्प को चुनेंगे हम। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो पहले जो है यहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए प्रावधान किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा में इनको सम्मिलित किया जाएगा अनुच्छेद 331 के अंदर। ठीक है, ए विकल्प जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जैसे 331 के अंदर अभी जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कह लीजिए इनेक्ट हुआ है प्रॉपर रूप से 26 जनवरी 1950 से वर्ष 2020 तक, तो ये प्रावधान था कि 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा हाउस में नॉमिनेट किया जाता था, परंतु 2020 में हमने जो है इस प्रोसेस को अब अबॉलिश कर दिया गया है। अब हमारे पास एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग अपॉइंट नहीं होते। तो आपको ये बताना है एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग कौन होते थे। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइए, अगर नहीं बताएंगे तो खैर हम ही आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिर अगला है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड में चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें राष्ट्रकूट किंग थे कृष्ण तृतीय। ठीक है, इन्होंने जो है इनको हराया था चोल आर्मी को इसी बैटल में, तो इस वजह से ये पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें एक जुते हुए खेत को जो है खोजा गया था, कहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एक्सकेवेशंस हुए उसके माध्यम से हमें पहले एविडेंस मिले कि कालीबंगा का जो ये हमारा साइट है ना राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में आप देखेंगे वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो है खेतों की जुताई की जाती थी। ठीक है, तब उसमें कह लीजिए एक प्रकार से खेती वगैरह की जाती रही होगी। तो ये पहला एविडेंस है। ठीक, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है लोथल, वर्तमान राज्य जो गुजरात है हमारा भारत का, वहां से स्थित है। एक प्रकार की ये पोर्ट सिटी हुआ करती थी। ठीक है, लोथल। तो ये जो नदी यहाँ पे कौन सी बहती है? भोगवा नदी है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती की। आप गल्फ ऑफ खंबात के रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे ये स्थित है। ठीक, विकल्प सी को चुनेंगे। इसमें देखें चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कह लीजिए किसके काल में हुई थी? तो बुद्धिस्ट काउंसिल कुल होती हैं 4, इसमें जो सबसे आखिरी है ये होती है 72 AD में। इसमें किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क में। विकल्प ए को चुनेंगे। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में लोकेशन। और इसको प्रिसाइड करने वाले कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष। और एक और जो है मुख्य रूप से कि जो हीनयान और महायान है उस सेक्ट यहाँ पे
डाइवर्जुएसी काउंसिल में। तो इन चारों को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? तो देखिए, अलग अलग इवेंट्स को कुछ आकृतियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी क्रम में जो ये मृग सहित चक्र वाला है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो आप जानते हैं, जिसमें प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दिया गया? सारनाथ में, ठीक, उसको सिंबलाइज करता है। तो विकल्प हम कौन सा चुनेंगे? सी वाला। अब देखें कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई? तो बुद्ध के शिष्य थे जो है आनंद, उनके रिक्वेस्ट पे जो है महिलाओं को बुद्धिस्ट संघ में भिक्षुणी के रूप में जो है स्वीकार किया गया, वैशाली में। विकल्प बी को चुनेंगे। और जो पहली महिला एडमिट हुई बुद्धिस्ट संघ में एज भिक्षुणी, उनका नाम था कौन? प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये बुद्ध से किस रिलेशन में थी, जरा कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के जो मौर्य शासनकाल रहा उनके नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो देखेंगे ये इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, है ना। इसमें काफी डिटेल में बताया गया है इन चीजों को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो सातवाहन किंगडम अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 2nd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के अराउंड दक्कन रीजन जो है भारत में, है ना, मोस्टली इन क्षेत्रों में इनका जो है शासन रहा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में, ठीक। तो इनकी कैपिटल जो थी, ये यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिष्ठान जो है ना, ये थी। और सिमुक, है ना, सिमुका कह लीजिए, ये इस सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर रहा था, ठीक। और ये पुलुमावी फोर्थ करके था वो लास्ट रूलर सातवाहन किंगडम का। तो ये कुछ फैक्ट इनसे संबंधित थे। यहाँ पे विकल्प हम ए को चुनेंगे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सेशंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं कांग्रेस के जो होते थे, और उसी क्रम में बिहार के स्पेशली आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसी का एग्जाम है और ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 1922 में जो सेशन हुआ था, ये इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसमें देखें, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी को एज अ लैंग्वेज, उसके इम्पोर्टेंस और इस तरीके की चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए उसके इम्पोर्टेंस को लोगों तक और पहुँचाया जाए, इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को, ठीक। इसी में और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 जनवरी जैसे है तो इसको नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। अब देखिए, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, ठीक। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल एरिया जो बिहार स्टेट का है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। बिहार का गया जिला जो है किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो यहाँ पे नदी स्थित है कौन सी? फल्गु। यहाँ पे काफी फेमस टेम्पल है जो इसी नदी के किनारे है, विष्णु पद टेम्पल, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती रिवर से ही एसोसिएटेड है, जो कि कर्मनासा की एक ट्रिब्यूटरी है, कैमूर जिले में जो है ना। विकल्प डी को चुनेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट जीके का फैक्ट है कि विश्व का कॉफी बंदरगाह किसको कहा जाता है, ठीक है, कॉफी पोर्ट। तो कॉफी सबसे ज्यादा आप जानते भी हैं कि प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? ब्राजील में। तो कॉफी पोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ का एक पोर्ट है सेंटोस, ठीक। मतलब कॉफी का ट्रेड वगैरह यहाँ से काफी होता है। इसमें देखें, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 4 राज्यों के जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान है ना, कुछ विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं, उसमें मेघालय है ना, असम है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। नागालैंड जो है ये नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? तो आपको पता है हमारी कुल जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें से 8वीं जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में, जो यहाँ पे कुल 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे हमने अमेंडमेंट कर करके इसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया है। तो अगर यहाँ पे जो विकल्प हमें मिले हैं मैथिली, संथाली, सिंधी, है ना, तो ये तीनों तो हैं। कोडागू जो है ये नहीं है। इस पूरे 22 की लिस्ट एक बार रेफर कीजिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। सिगरेट के लाइटर में जो लोग जैसे स्मोक वगैरह करते हैं तो लाइटर आते हैं ना उसको जलाने के लिए सिगरेट को, तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ब्यूटेन जो है इसको फिल करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो आप देखते हैं ना,
इसमें देखिए बुलेट प्रूफ सामग्री, यानी कि जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जिसमें गोली मतलब लगने के बाद भी आदमी जो है हताहत नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए इसमें से कौन सा बहुलक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखेंगे पॉलीमर्स जो हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं पॉलीएमाइड। इसका एग्जाम्पल है केवलार, ठीक, इसको नाम ध्यान रखिएगा। इसको यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाने में, जो कि सिंथेटिक फाइबर और हीट रेजिस्टेंस होता है काफ़ी। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ए जो है ये करेक्ट होगा। आगे है कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। तो आपने एयर पोल्यूशन के रूप में इसको पढ़ा हो शायद। एयर पॉल्यूटेंट होते हैं और ये बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो सॉलिड जो है पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। इतने माइन्यूट होते हैं कि वो आपको दिखेंगे भी नहीं और ईजिली जो है एयर के माध्यम से आप इनहेल कर लेते हैं उसको अपने बॉडी के अंदर, और जो कि आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे PM आप इसमें देखते होंगे जो हमारा ये नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें भी इनको डिफाइन किया गया है। PM 2.5 है ना, PM 10, ये सब पैरामीटर्स हैं इसके। तो इसमें हम डी को चुनेंगे। अगला है कि किस हार्मोन के स्राव से दिल की धड़कन बढ़ती है और उत्तेजना पैदा होती है। तो काइंड ऑफ कह लीजिए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आपकी बॉडी में कैसे इंक्रीज हो सकती है, कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय द सिक्रेशन ऑफ एड्रीनलिन, है ना, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आप देखेंगे इसमें आपके जो एड्रीनल ग्लैंड है तो उसमें मेडुला होता है, ठीक है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं और मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कह लीजिए आपके जो ब्लड में ये रिलीज होते हैं एक तरीके से, और आपको यहाँ पे दिल की धड़कन एक तरीके से बढ़ेगी और काइंड ऑफ एक्साइटमेंट आप फील करेंगे, है ना। तो यहाँ पे विकल्प ए को चुनेंगे। अगला है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो हार्मोन्स जो है कौन से किस प्रकार के होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, ये पता होना चाहिए, पूछी जाती हैं चीज़ें। उसी क्रम में एस्ट्रोजन जो है ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट है ना, उसमें। अब इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ना, ये नहीं होता। आगे देखिए डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या कम हो जाता है। तो जैसे आपने जैसे मोस्टली ये इंडिया में देखेंगे तो जो मानसून का सीजन ये आता है बारिश का, उस टाइम पे डेंगू के केसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है ना, इनकी संख्या ब्लड में कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इस कंडीशन को एक टर्म से डिफाइन किया जाता है ना, उसको बोलते हैं थ्रोम्बो साइटोपनिया, ऐसे करके साइटोपनिया होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को चुनेंगे। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। वायरल डिजीज कौन सी है? तो ये होती है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस आपके एक प्रकार के लीवर के इन्फ्लेमेशन से संबंधित बीमारी है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसमें बी विकल्प करेक्ट है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है। तो ऐसे कुछ चावल आपने देखे होंगे या जैसे दालें भी होती हैं तो पॉलिश किया जाता है उनको एक तरीके से अच्छा लुक देने के लिए और उनकी क्वालिटी को और बेहतर रिप्रेजेंट करने की दिशा में कुछ केमिकल्स को यूज़ करके पॉलिश किया जाता है। तो उस ऐसे चावल के उपयोग से अगर एक्सेसिव आप यूज़ करते हैं तो बेरी नामक बीमारी जो है ये होती है। इसमें देखिए एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में किस रूप में कार्य करता है। तो डायनेमो बेसिकली क्या है, ऊर्जा का कन्वर्टर है, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम इसको डायनेमो को जैसे विंड एनर्जी प्लांट में इंस्टॉल करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, अब टरबाइन जो उसमें है ना, तो उससे मैकेनिकल एनर्जी जो प्राप्त है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो ये मुख्य रूप से इसका कार्य है। विकल्प ए को चुनेंगे। आगे देखें ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फिजिक्स में जैसे ये यूनिट्स पूछी जाती हैं आपसे कई बार, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो हम किसी चीज़ की देखेंगे तो उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किलो जूल पर केजी के माध्यम से, है ना। तो ये इसकी यूनिट है। अब देखें राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो अब इसमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो संस्कृत के एक बहुत फेमस कवि हुए कह लीजिए बाणभट्ट, ठीक। तो ये इनके दरबारी कवि थे। विकल्प डी को चुनेंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है उसका नाम है हर्षचरित, तो उसकी रचना भी संस्कृत लैंग्वेज में, है ना, बाणभट्ट ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो जैसे सिखिज्म में कुल 10 गुरु के बारे में आप पढ़ते हैं, तो उसी क्रम में अब हरकिशन जी जो थे ये 8वें थे और फिर 9वें थे गुरु तेग बहादुर, है ना। तो ये इनके सक्सेसर हुए, विकल्प सी को चुनेंगे। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कंपनी इंडिया में इतने सालों तक राज की, आगे फिर ब्रिटिश क्राउन में इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला गया, तो इसकी फॉर्मेशन जो ईयर है ना, वो दिसंबर 1600 AD। ठीक, तो यहाँ 1600 दिया नहीं है, तो इसमें ई विकल्प को चुनेंगे। भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है, तो जैसे आप देखते होंगे ना कि कितने पॉइंट का जो है हमारा भूकंप आया, जैसे कभी किसी क्षेत्र में भूकंप आया तो उसको किस पैमाने पे दर्शाते हैं, रिक्टर स्केल में, है ना। तो ये होता है इसको मापने का पैमाना। देखें, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी जो है वो किससे संबंधित है। तो भारत सरकार के द्वारा जो ये फर्टिलाइजर के संबंध में सब्सिडी दी जाती है, तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये डी विकल्प वाला जो है ये करेक्ट होगा। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर, है ना, इन 4 के लिए जो है इनको कंसिडर किया जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के रूप में। तो ऐसे जो फर्टिलाइजर होंगे उन पर सब्सिडी ऑफर की जाती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको शॉर्ट फॉर्म में PM आशा कहा जाता है। तो ये स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी, तो किसानों को उनका जो प्रोड्यूस है उस पर उनको एक सही उनका दाम मिले, है ना, और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, इसके उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में। चलिए अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसके लिए नोडल मंत्रालय है। तो देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ 2020 में, तो उसके दौरान जो है मुफ्त राशन बांटने के लिए एक प्रकार की स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे ये ऑपरेट की जाती है स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इसके द्वारा, परंतु इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, फंड्स वगैरह के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। संबंधित फैक्ट्स को प्लीज़ अपने नोट्स में से और रिवाइज करिए, टाइम बहुत ही कम है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके हमें बताएं, हम आपसे उसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।